नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपने सारे डाटा इलेक्शन कमीशन को जमा करना पड़ा और उसके पश्चात जो है अब इलेक्शन कमीशन ने 15 तारीख को उसे जो है अपने वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया है। कोई भी व्यक्ति जाकर के डाटा को डाउनलोड कर सकता है, खुद देख सकता है कि उसमें है क्या। लगा था कि इसके बाद जो है ये मुद्दा शांत हो जाएगा, लेकिन इसके विपरीत हो ये रहा है, खास करके विपक्षी पार्टियों के द्वारा और उसमें भी मुख्य रूप से कांग्रेस के द्वारा इस मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है। उनका मानना है कि ये देश का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है उनका, और सिर्फ उनका नहीं मानना, जो उनका इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी पत्रकार हैं, जो लोग भी उससे जुड़े हुए हैं, सबके सबका मानना है कि ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा स्कैम है। और उनका ये तक कहना है कि अगर किसी और देश में इस प्रकार का स्कैम हुआ होता तो अब तक जो है सरकार को इस्तीफा देना पड़ता। तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये मुद्दा है क्या और इस मुद्दे में कितना दम है और जो विपक्षी पार्टियां खास करके जो कांग्रेस कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित बिल को संसद में लाया गया था तब उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उन्होंने क्या कहा था। और उन्होंने बड़ी अच्छे ढंग से इस बिल के, जो इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधी जो बिल था, उसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी और उसका उद्देश्य क्या है, इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की है। छोटा सा वीडियो दोस्तों, आइए पहले उसको देख लेते हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स की एक स्कीम बनेगी। पीपल हैव बीन वांटिंग टू गिव बाय चेक, बट दे साइट टू प्रैक्टिकल रीजंस व्हाई दे डोंट वांट टू डू इट। आवर नेम्स गेट डिस्क्लोज्ड, the opponents will target us, and tomorrow when we do business, somebody will file a PIL and say, you gave money in election, so you have got a contract. तो उनको लगता है कि अगर हम ईमानदारी से देते हैं और ट्रांसपेरेंट तरीके से देते हैं तो कोई कठिनाइयां तो नहीं पैदा कर लेंगे। अब क्लीन मनी भी आ जाए और जहां तक संभव हो ट्रांसपेरेंसी भी हो जाए। ये दोनों तरीकों से एक हम लोगों ने सुझाव इलेक्टोरल बॉन्ड्स का रखा है। सरकार में रहकर ऐसा कानून बनाना कि जिसमें विपक्ष को भी मिलता रहे, इसके लिए बड़ा दिल चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि अरुण जेटली बता रहे हैं कि चंदा किस प्रकार से राजनीतिक दलों को मिलेगा। उनका कहना है कि जब पहले हम चेक से चंदा देने की बात होती है तो कंपनी जो होती है या जो भी दानकर्ता होता है वो ये डर जाता है कि ये इससे उसका नाम सार्वजनिक हो जाएगा और होगा ये कि जिस पार्टी को वो पैसा देगा उसके जो विपक्षी पार्टी होगी वो उसको टारगेट करेगी। इसलिए इस बिल में जो दानकर्ता था उसके नाम को सार्वजनिक करने से रोका गया, अर्थात वो अज्ञात रहेगा और अज्ञात बनकर ही किसी भी पार्टी को चंदा देगा। और इससे होगा ये कि जो काला धन, उस समय बहुत ज्यादा काला धन जो है वो खास करके चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। होता तो अभी भी है, ये रुकने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम इस पे कुछ रोक लगेगी, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया और उसके बाद ये कार्य कर रहा था। इस बीच में हुआ ये कि कांग्रेस की एक सदस्य हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत कि हमें हर हाल में जो भी दान करता है उसका नाम उजागर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुना दोनों पक्षों को और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा और उसके बाद अंततः उसने कहा कि नहीं, जो देश का नागरिक उसको ये जानने का अधिकार है कि किस व्यक्ति ने या किस कंपनी ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया, ये जानना उनका अधिकार है। और इसके तहत उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देशित किया कि आप अब तक आपके पास से जितने भी बॉन्ड खरीदे गए हैं और उनको किस पार्टी को कितना पैसा दिया गया,
इसका पूरा डिटेल जो है आप हमको दीजिए। एसबीआई ने पहले तो जून तक का समय मांगा, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसने वो डाटा जारी कर दिया। अब तक जो डाटा जारी हुआ है उससे ये पता चलता है कि किस कंपनी ने, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस कंपनी ने कितने का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा है। दूसरी तरफ ये भी पता चलता है कि किस राजनीतिक पार्टी को कितना इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए पैसा मिला है। लेकिन इस डाटा से ये पता नहीं चलता है कि किस कंपनी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदने के बाद किस राजनीतिक दल को कितना पैसा दिया है। ये अभी तक पता नहीं चला है। अब तक की जो स्थिति है वो ये है दोस्तों। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, विपक्ष रुकने वाला तो था नहीं, जबकि वास्तविकता ये है दोस्तों कि इससे, इस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए सिर्फ बीजेपी को पैसा नहीं मिली है, इसके जरिए जितनी भी पार्टियां हैं उन सबको पैसा। अब आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि किस पार्टी को कितना पैसा मिला है। पैसा तो सबको मिला है, चाहे आप पक्ष में हो, रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन में हो, सबको पैसा मिला है। और सबको पैसा जो है वो करोड़ों में भी मिला है। तो आइए, जो टॉप 5 है, जो टॉप 5 पार्टीज हैं, टॉप 5 जो पॉलिटिकल पार्टीज है, राजनीतिक दल है, किसको कितना पैसा मिला है। सबसे ज्यादा पैसा भाजपा को मिला है। भाजपा को सबसे ज्यादा जो है 6060 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। 6060 करोड़ रुपया। दूसरे नंबर पर टीएमसी है, ममता दीदी की टीएमसी है, इसे जो है 1609 करोड़ रुपया, 1609 करोड़ रुपया, या आप दूसरे शब्दों में कहें तो 1609 करोड़ रुपया उसे प्राप्त हुआ है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है, तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर नहीं है, जबकि वो मुख्य ऑपोजिशन पार्टी है अभी इंडिया में। तो तीसरे नंबर पे कांग्रेस है, उसे मिला है 1421 करोड़ रुपया, 1421 करोड़ रुपया। अब चौथे नंबर पे जो है वो है बीआरएस, भारतीय राष्ट्रीय समिति जो है केसीआर की, तेलंगाना में अभी कुछ दिन पहले तक वो मुख्यमंत्री थे, उनको मिला है 1214 करोड़ रुपया, 1214 करोड़ रुपया मिला है बीआरएस को। और 5वें नंबर पे बीजेडी है, 5वें नंबर पे जो बीजेडी है, बीजू जनता दल, उसे मिला है 775 करोड़ रुपया। तो ये तो दोस्तों जो टॉप के 5 पार्टीज हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो छोटी पार्टियां उसको पैसा नहीं मिला है, उसको ही पैसा मिला है। जो आप जैसे दल हैं जो छत पे खड़े होकर हमसे चिल्लाते रहते हैं मैं ईमानदार हूं, ईमानदार का सर्टिफिकेट, कट्टर ईमानदार, उसे भी पैसा मिला है। पैसा ऐसा है ही नहीं कि किसी राजनीतिक दल को नहीं मिला है। अब इन लोग जो स्यापा भी मचाए हुए हैं, इसका कारण सिर्फ इतना है, भाजपा को ज्यादा पैसा क्यों मिला, हमें क्यों नहीं मिला। अरे भाजपा यहाँ पे रूलिंग पार्टी है तो उसे तो मिलेगा ही, जो भी कंपनी उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, और जो छोटी पार्टियां उसको उसी अनुपात में कम पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस का एक बड़ा दुख ये है कि उससे ज्यादा पैसा जो है टीएमसी को मिला है, जबकि टीएमसी की सरकार जो सिर्फ एक बंगाल तक सीमित है, जबकि कांग्रेस अपने बुरे दिनों में 3-4 स्टेट में तो हमेशा ही हो रही है। और जो पार्टी 3-4 स्टेट में जिसकी सरकार हो, उसको टीएमसी से कम पैसा मिले, ये तो वाकई दुख की बात है। तो सबसे ज्यादा चिल्ला भी रही है कांग्रेस। अब कांग्रेस का बता रहा हूं, कांग्रेस के मूर्खता कहें या बेसब्री कहें या धैर्य का अभाव कहें, जिसके कारण भी जो उनकी प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत। अब सुप्रिया श्रीनेत जो हैं वो फेमस हैं, तेज तर्रार हैं, सोशल मीडिया पे उन्हें कई विशेषणों से नवाजा भी जाता है। उन्होंने आओ ना देखा था, उन्होंने ट्वीट कर दिया। अभी किसी को नहीं पता है किस कंपनी ने किसको कितना पैसा दिया है, लेकिन अगर आप इतना सब्र रखें तब ना। इन्होंने तुरंत धैर्य खोते हुए एक ट्वीट किया। इन्होंने ट्वीट किया यशोदा हॉस्पिटल के बारे में। एक यशोदा हॉस्पिटल है गाजियाबाद में, उसके बारे में इन्होंने ट्वीट किया कि इसके यहाँ जिस दिन ईडी का छापा पड़ा था, उसके बाद जो है इसने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा। और उनका इशारा ढके छुपे शब्दों में यह था कि उसके बाद बीजेपी को पैसा मिला। लेकिन उसी समय कांग्रेस पार्टी के ही रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दावा किया कि नहीं, ये यशोदा हॉस्पिटल जो है ये तेलंगाना में है, और तेलंगाना में बीआरएस ने उस पर दबाव बना करके उससे पैसा वसूला है। अब विरोधाभास स्पष्ट है कि
ये तो हो नहीं सकता। और यशोदा का जो गाजियाबाद यशोदा हॉस्पिटल जो गाजियाबाद में स्थित है, उसने अपना क्लेरिफिकेशन दिया कि हमने भाई कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं खरीदा है, उसने स्पष्ट किया। तो इसका मतलब है कि जो रेवंत रेड्डी कर रहे हैं उस बात में सच्चाई हो सकती है, लेकिन सुप्रिया सुनेत जो है वो तो कहते हैं ना कि बात जुबान से निकल जाए तो फिर लौट के नहीं आ सकती है, उनकी स्थिति हो गई। लेकिन वो यहां ही नहीं रुकी, उन्होंने फिर एक दावा किया। उन्होंने एक कंपनी है IFB एग्रो, इस कंपनी के बारे में उन्होंने दावा किया कि इसके यहां जब छापा पड़ा तब इसने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा था। फिर उनका इशारा कि ये खरीद करके भाजपा को पैसा पहुंचा दिया। लेकिन उनके ही पार्टी के संसद में, लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी के हैं, जो अपोजिशन के लीडर हैं, बंगाल से आते हैं, अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने दावा किया कि ना ये तो बंगाल पुलिस ने उसको जब तंग करना चालू किया, IFB एग्रो को जब तंग करना चालू किया, तब उस कंपनी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा था। अब अधीर रंजन चौधरी जो यहाँ पे वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये ममता बनर्जी की सरकार है जिसने IFB कंपनी, एग्रो कंपनी जो है उसका हाथ ऐंठ करके उससे पैसा वसूला है। तो दोस्तों ये तो हुई दो विरोधाभासी खबरें। अब आइए आपको एक और बड़ी मजेदार खबर बताता हूं। जो पूरे के पूरे इलेक्ट्रल बॉन्ड का चक्कर है, इसमें सबसे ज्यादा शेयर अगर किसी ने खरीदा है तो वो है मार्टिन ग्रुप ऑफ कंपनी। इसके मालिक है सैंटियागो मार्टिन। अब सैंटियागो मार्टिन का व्यवसाय क्या है? इनका व्यवसाय है, ये लॉटरी के किंग है। जो लॉटरी आप गेमिंग जो देखते हैं ऑनलाइन वगैरह पोर्टल्स पे, ये उसके किंग हैं। और कहा जाता है कि इन्होंने करीब 1368 करोड़ का बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है। ये टॉप पर है। सारे कंपनी जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है उसमें ये टॉप पे है। इनसे ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा किसी ने नहीं लगाया है। अब हुआ क्या कि दावा ये किया जा रहा है कि इसके यहाँ छापा पड़ा और इसने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदना चालू किया। अब यह इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में एक चीज दोस्तों याद रखिएगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड अगर किसी पार्टी को मिलता है, किसी भी पार्टी को, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी हो, अगर उसे इलेक्ट्रल बॉन्ड प्राप्त होता है तो उसे 15 दिन के अंदर में उसे भुनाना पड़ता है। 15 दिन के बाद आप उसे भुना नहीं सकते। अब हुआ यह है कि जिस दिन इसके यहां छापा पड़ा सैंटियागो मार्टिन के यहां, उसके अगले 15 दिन में किस पार्टी को कितना पैसा प्राप्त हुआ है, इसमें जरूरी नहीं कि वो सैंटियागो मार्टिन का ही पैसा हो सकता है अन्य कंपनियों का भी पैसा हो, लेकिन उस छापा पड़ने के अगले 15 दिन में जिन कंपनियों को, जिन राजनीतिक दलों को कितना पैसा मिला उसका ब्यौरा उपलब्ध है। तो कहा यह जा रहा है कि सबसे ज्यादा पैसा इसमें जो है, जो प्राप्त किया जो पार्टी, उसका नाम है DMK, उसे 80 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। दूसरे नंबर पे बीजू जनता दल है जिसे 65 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। उसके बाद में TMC है जिसे 57 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। उसके बाद में कांग्रेस है, उसे 20 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। और आप जो है कट्टर ईमानदार, उसे 3 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। लेकिन दोस्तों भाजपा को कितना प्राप्त हुआ? अब तक तो यही कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा पैसा चूंकि ईडी और CBI जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास में है, तो कहा यह जा रहा है, इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि वो दबाव बना करके अपने हथियार ईडी और CBI के जरिए इनसे पैसा वसूलता है। दोस्तों इस दौरान बीजेपी को सिर्फ 2 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है, सिर्फ 2 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। आप इसी से अनुमान लगाइए कि ये जो पार्टियां जो बड़े ईमानदारी के झंडावदार बन के अभी घूम रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, उन सबकी स्थिति क्या है? सबके सब दलदल में खड़े हैं। कोई थोड़ा ज्यादा घुसा हुआ है, कोई थोड़ा कम घुसा हुआ है, लेकिन हैं सबके सब दलदल में खड़े और सब एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। इसी को ध्यान में रख के अमित शाह ने, वो गए हुए थे इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में, वहां पर उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा गया है, जिसमें से सबको पता है कि मुझे अर्थात भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ प्राप्त हुआ है।
तो इसका मतलब यह है कि 1400 करोड़ रुपया 1400 करोड़ रुपया जो है वो विपक्षी पार्टियों के बीच में वितरित किया गया है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए। डाटा तो यही कहता है। अब किसने दिया है, किसने नहीं दिया, किसको कितना प्राप्त है, ये तो अभी नहीं पता है। लेकिन जो मोटा मोटी हिसाब है कि भाई 20,000 करोड़ का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बिका या खरीदा गया विभिन्न पार्टियों के द्वारा, उसमें से मात्र 6,000 करोड़ रुपया जो है भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। तो 14,000 करोड़ जो है, इसका मतलब है कि विपक्षी पार्टियां जो चिल्ला रही हैं उनको प्राप्त हुआ है। और अमित शाह ने कहा कि जब पूरा ब्यौरा आवेगा तो ये जो अपोजिशन के पार्टियां हैं ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। आइए पहले उस वीडियो को देख लें। देश में हमारे 303 सांसद है, हमें 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों का है, इसको 14,000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? मैं दावे से कहता हूं जब हिसाब खुलेगा ये लोग आपको फेस नहीं कर पाएंगे। आज तक पर शो रख देना बॉन्ड के विरोध रखने वालों का, कोई नहीं आएगा मेरे अलावे। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों वीडियो में, हमाम में सब नंगे हैं। कोई यहां पे कपड़ा पहन के नहीं खड़ा है, कोई ईमानदारी का दावा नहीं कर सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉल बॉन्ड किसी को बेईमान भी तो नहीं कहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदने के लिए दोस्तों, जैसे अगर आपको आप किसी पार्टी के बहुत बड़े समर्थक हैं और आपके पास पैसा है और आप चाहते हैं कि आप वो पैसा उस राजनीतिक दल को दें, तो दो ही तरीका है। या तो आप जाकर उनको कैश में पहुंचा दें। कैश में पहुंचाने का मतलब है कि वो ब्लैक मनी है। दूसरी जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में जो व्यवस्था थी उसमें क्या था कि आप एसबीआई के शाखा में जाते हैं, आप अपना केवाईसी नो योर कस्टमर जो है, आपको अपना आधार कार्ड या जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड है वो आपको शो करना पड़ता है, आपको अपना बैंक अकाउंट शो करना पड़ता है। उसके बाद आप पैसा देकर के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदते हैं। अर्थात आप किसी भी हालात में काले धन से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड नहीं खरीद सकते। अर्थात जो भी पैसा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए किसी भी पार्टी को मिला है, चाहे वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो, बीजेडी हो, उसके बारे में इतना तो तय है कि वो व्हाइट मनी है, वो ब्लैक मनी नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि किसको कितना मिला। और ऑपोजिशन का जो समस्या है, एक तो है कि भाई हमें इतना कम क्यों मिला, बीजेपी को इतना ज्यादा क्यों मिला, नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो है उनका कहना यह है कि ये पैसा जो भी कंपनी किसी को दिया है, वो किसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी को दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि उसे डर था क्या, ईडी और सीबीआई का, नंबर 1। नंबर 2 कि वो ठेका पाने के लिए, काम पाने के लिए, या काम जो पा गए हैं उसके एवज में उन्होंने पैसा दिया है। तो प्रश्न उठता है दोस्तों कि ठीक है, मान लिया जाए कि जो बातें ऑपोजिशन कह रही है वो सब सही है और भाजपा ने काम के बदले में पैसा दिया है। लेकिन इसके बाद प्रश्न उठता है कि फिर टीएमसी को पैसा क्यों दिया, कांग्रेस को पैसा क्यों दिया, और इसके साथ ही साथ जो बीआरएस है या डीएमके है, इन पार्टियों को पैसा किस लिए दिया। ये तो ईमानदार पार्टी है, ये तो कट्टर ईमानदार है ना भाई। ये खुद ही कहते हैं कि हमसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है, मेरा कपड़ा जितना साफ है, सफेद है, उतना किसी कपड़ा सफेद नहीं, मेरे कपड़े पे कोई धब्बा नहीं लगा। तो प्रश्न फिर यही उठता है कि भाई फिर तुमको चंदा क्यों दिया, तुम भी तो उसी इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा पाए हो, तुम भी तो उन्हीं कंपनियों से पैसा पाए हो। तो जो आरोप तुम भाजपा पे लगा रहे हो, उस आरोप के जद में, दायरे में तुम भी तो आ रहे हो। और दूसरी चीज, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो है, खास करके जयराम रमेश, वो बार बार चिल्ला के कहते हैं कि भाजपा जो है ये क्यों नहीं बताती है कि उसे किस कंपनी से कितना पैसा मिला। भाई ये चीज, ये कानून, ये नियम जो है ये तो आप पे भी लागू होता है। आप ही क्यों नहीं आगे बढ़ के सबसे पहले बताते हैं। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए और वहां पे आकर के प्रेस के सामने आप स्पष्ट कीजिए कि आपको किस कंपनी से कब कितने पैसे मिले। आप अगर एक लकीर खींच देंगे तो उसके बाद भाजपा के लिए आप एक तरह से आप जब एक उदाहरण बन जाएंगे तो भाजपा की मजबूरी हो जाएगी कि वो जो है वो भी सबके सामने ला करके रखे कि भाई उसे किस पार्टी ने, किस कंपनी ने कब और कितने पैसे दिए, तो सब कुछ दूध का दूध पानी हो जाएगा। तो जो अपोजिशन पार्टी इसकी समस्या क्या है, ये चाहता है कि भाई मेरा तो सब कुछ छुपा रहे,
मेरे बारे में कोई कुछ न जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सब कोई सब कुछ जाने। ये तो अजीब स्थिति है भाई। अगर आप दावा कर रहे हैं कि आप ईमानदार है, तो भाई आप ही सबसे पहले आगे आकर के सब कुछ सबके सामने रख दीजिए, मामला जो साफ हो जाएगा। तो ये करने की पहल जो है कोई भी पार्टी नहीं कर रही। और इसमें एक मजेदार चीज बता रहा हूं दोस्तों, ना तो टीएमसी चिल्ला रही है, ना तो डीएमके चिल्ला रही है, और ना तो बीयू जनता दल या बीआरएस तो बेचारे उसकी बेटी जो है केसीआर की कविता, वो शराब घोटाले में ईडी उसको उठा के दिल्ली अभी लाई है और उसको रिमांड में मिल गया है कुछ दिनों का। तो ये सबके सब जो है ये चाहते हैं कि भैया भगत सिंह पैदा हो लेकिन मेरे घर में ना हो, वो पड़ोसी के घर में पैदा हो। ये वही बात हुई कि भाई आप खुद क्यों नहीं आगे आके सब कुछ बता दे रहे हैं। आप जो है पूरे मतदाता को, पूरे देश को आप क्यों जो है सो उहापोह की स्थिति में रख रहे हैं। आप ही स्पष्ट कर दीजिए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो शांत रहिए। कुछ दिनों में वो डाटा भी सामने आने वाला है कि किस कंपनी ने किस राजनीतिक दल को कब कितना पैसा दिया है। ये भी वही आने ही वाला है। लेकिन ना बेसब्र ऑपोजिशन जो है वो मानने को तैयार नहीं है। और उससे भी ज्यादा दुख जो है, सबसे ज्यादा दुख तो जो इनके इकोसिस्टम के जो कुछ पत्रकार हैं। एक पत्रकार क्या कह रहा है कि 400 सीट पे तो कांग्रेस भी लड़ी थी चुनाव, पिछले चुनाव, तो उसको इतने कम पैसे क्यों मिले। अरे भाई अगर यही पैमाना हो पैसा पाने का तो कोई भी आदमी एक दल रजिस्टर्ड करे और वो भी जो 554 सीट पे अपना उम्मीदवार खड़ा करते और बोले कि हमको भाजपा से ज्यादा पैसा दो या भाजपा के जितना पैसा दो, ये कोई बात हुई। तो दोस्तों जो भारत में राजनीतिक दलों की स्थिति है उसमें ये सब चलते रहती है। ये जो चंदे का कारोबार है दोस्तों, ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। जहां भी लोकतंत्र होगा, जहां भी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी होगी, अर्थात बहुत सारे दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, या जहां पे 2 पार्टी डेमोक्रेसी भी होगी जैसे अमेरिका में है, वहां भी हर जगह पे ये चंदा का धंधा चलते रहता है। ये चंदा का धंधा हर जगह चलेगा। ये सिर्फ वहां के खिलाफ, चीन में नहीं हो सकता है भाई। कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ जब कोई उम्मीदवार ही खड़ा नहीं होगा, और होगा भी तो मरा हुआ उम्मीदवार खड़ा होगा औपचारिकता निभाने के लिए, तो वहां पे चंदे का कोई लफड़ा ही नहीं है। चंदे का लफड़ा हर उस देश में होता है जहां पर लोकतंत्र है और बहुपार्टी जहां पे चुनाव होता है। क्योंकि हर पार्टी को चुनाव लड़ना, आखिर वो लड़ेगा कैसे, तो उसके लिए उसको पैसे की आवश्यकता होती है। और हर जगह पे कुछ कुछ दिनों पे हर देश में इस प्रकार की खबरें आती रहती कि अमुक पार्टी ने फलाने से इसके एवज में उसके एवज में पैसा लिया। जैसे कि अमेरिका में अभी वहां भी अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, तो वहां के बारे में बार बार ये खबर आती है कि वहां पे जो आर्म्स लॉबी है, जो हथियार बनाने वाली कंपनियां, वो जिसके पीछे खड़ा हो जाती है वो राष्ट्रपति बन जाता है, या वो राष्ट्रपति चुनाव में बहुत ज्यादा पैसा देता है। हर जगह किसी न किसी तरह की व्यवस्था है। भारत में अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और जरूरी ये है कि आने वाले समय में किसी न किसी तरह की व्यवस्था तो आपको बनाना ही पड़ेगी। और अगर आप नहीं बनाएंगे तो जो यहाँ पे काले धन का खेल है वो चलता ही रहेगा। इसे कोई भी संस्था अकेले नहीं रोक सकती है। अब जैसा कि अमित शाह ने, गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही उसी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में। उन्होंने कहा कि देखो साहब, अब तो सफेद मैंने व्हाइट मनी देने का जरिया तो अब खत्म हो गया। होना ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को कोई व्यवस्था, कोई वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में बात करनी चाहिए थी, या जो नियम था इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधी जो नियम कानून था उसमें किसी संशोधन की बात की जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने किया नहीं। अब देश में ये स्थिति है कि कोई व्यवस्था तो है नहीं। जो लिबरल थे, लेफ्ट लिबरल, वो बड़े खुश हुए, लेकिन वो ये भूल गए कि जब कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो काले धन का फ्लो तो भारत में फिर से चालू हो जाएगा। फिर से चुनाव में जो जम के काले धन चंदे के रूप में आवेगी। तो अब तो कोई व्यवस्था रही नहीं देश में दोस्तों। तो इसी बात पे गृह मंत्री ने, अमित शाह ने कहा कि जब भी मैं किसी जज से मिलूंगा सुप्रीम कोर्ट के, तो उनसे ऑफ द रिकॉर्ड कहूंगा, उनसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछूंगा कि अब जो है भाई हम लोग चंदा किस तरह से प्राप्त करें, या आपने कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं बनाई। और ये बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है कि भाई अब आखिर राजनीतिक दल चंदा पाएगी किस तरह से, और आप उसका ऑडिट करेंगे किस तरह से। आप फिर से जो देश को 10 साल पीछे चुनावी चंदे के मामले में लेकर तो चले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है।
आप उसके जजमेंट की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप उसके जज को या जो भी फैसला सुनाने वाले व्यक्ति हैं उनकी तो आप आलोचना कर नहीं सकते हैं। तो देखिए क्या होता है जब कुछ होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। या तो आप जो सो ब्लैक मनी को मान लीजिए कि भाई ब्लैक मनी कोई भी किसी को भी कितनी बड़ी मात्रा में किसी भी राजनीतिक दल को कोई भी कंपनी दे सकती है, या तो आप ये स्वीकार कर लीजिए और बोल दीजिए कि भाई ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है, और नहीं तो कोई व्यवस्था बनाइए। तो व्यवस्था बनने का इंतजार दोस्तों मुझे भी है, आपको भी होगा। जब कोई व्यवस्था बनेगी तो फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।